नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। एवन पंचायत के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। एवन पंचायत में आज हमारे मेहमान हैं अशोक अरोड़ा, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष। अरोड़ा साहब, स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा। मेहरबानी आपकी। और इस पंचायत में अरोड़ा साहब से सवाल जवाब करने के लिए जो पंच मौजूद हैं उनका भी परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ पवन सोंटी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और एवन संवाददाता राकेश रोहिला भी हमारे साथ इस पंचायत में पंच के तौर पर मौजूद हैं। अरोड़ा साहब, सीधा पहला और वही सवाल जो आज की तारीख में आपसे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा होगा, इनेलो क्यों टूट रही है? और आप अगर इसे टूटना नहीं मानते तो फिर टूटने की परिभाषा दे दीजिए कि पार्टी का टूटना किसे कहते हैं। आपको पता नहीं कैसे लगा कि इनेलो टूट रही है। इनेलो तो चट्टान की तरह मजबूत है, क्योंकि इनेलो पार्टी कोई नेताओं की पार्टी नहीं है। इनेलो पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इनेलो पार्टी के बूथ इकाई के 3.25 लाख से ऊपर बूथ इकाई के एजेंट हैं। 2-4 स्वार्थी नेता जिनकी टिकट कट गई, वो छोड़ के चले जाने से कोई नेताओं की पार्टी थोड़ी है। इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं की पार्टी 10-20 हो तो सर, ये 2-4 ना हो, 10-20 हो तो नहीं। 3.25 लाख में से 10-20 चले जाएंगे तो आप परसेंटेज में निकाल लेना कितने गए। इंडियन नेशनल में आए कितने लोग थे, आप उनको गिनती नहीं करते। आपने ये कैसे कह दिया टूट गया? इनेलो पूरी तरह मजबूत है। ये तो टिकटें, क्योंकि हमने सबसे पहले अनाउंस की, और जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है सिर्फ वो लोग गए हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी गए हैं जिनको लगातार टिकट दे के एमएलए बनाते रहे। इस बार किसी कार्यकर्ता को मौका दिया तो वो चले गए। इसको इनेलो को टूटना नहीं कहा जा सकता जी। लेकिन अरोड़ा साहब, जब यही हाल कांग्रेस के भीतर आज भी है, जब ये हाल कांग्रेस के भीतर हुआ करता था तो आप लोग हर मंच से कहा करते थे कि कांग्रेस में तो भाग मिल्खा भाग वाली स्थिति है, कांग्रेस तो टूट रही है, कांग्रेस तो खत्म हो रही है। तो फिर जब यही स्थिति इनेलो में होती है तो फिर टिप्पणी में ये भेदभाव कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल कोई टिप्पणी में भेदभाव नहीं। कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये पार्टी हैं नेताओं की पार्टियां, और नेता जब इनके छोड़ते हैं तो इनको फर्क पड़ता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक कार्यकर्ताओं का मजबूत संगठन इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। एक समुद्र में से एक लोटा पानी का निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कई बार के विधायक आपके जा रहे हैं। कौन गया? कृष्ण पवार जी। कैसे गया है? टिकट नहीं मिली सर, ये तो टिकट नहीं मिली, ये जाहिर है टिकट नहीं मिली जी। लेकिन आपका, चलिए नेता नहीं, आपके कार्यकर्ता, आपका एक कार्यकर्ता कम हो गया सर। कल तक वो लोग जो इंडियन नेशनल लोकदल को अपना परिवार मानते थे, जो चौटाला साहब को अपना आदर्श मानते थे, 5 बार अगर उसको टिकट मिली और 1 बार नहीं मिली, कम से कम किसी कार्यकर्ता की मदद तो कर देता। आपको नहीं लगता कि ये स्थिति पहले इनेलो में कभी हुई नहीं होगी? शायद आप हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। हमारे तो पहले भी बहुत हुआ है इस तरीके का सर। हाँ, कम से कम इनेलो से ये उम्मीद नहीं की चुनाव में आप जाती थी। देखो ना जी, प्रोफेसर संपत सिंह गए थे जी, तो इनेलो की 9 सीटें थी, 32 हो गई थी जी। रंगा जी गए थे, बहादुर सिंह जी गए थे, ये सारे जब गए थे, जब भी आप लोगों का यही सवाल था कि इनेलो टूट रही है। इनेलो 9 से 32 हो गई थी जी, अब 32 से 64 होंगे जी। लेकिन अरोड़ा साहब, क्या ये इस वजह से नहीं होता कि बड़े 30-40 साल से जो आपके कार्यकर्ता थे, आपके नेता थे, उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जो आपके विधायक भी रहे उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन आपने कुलबीर बेनीवाल को टिकट दे दिया, एक दिन पहले पार्टी में आए थे। आपने राकेश दौलताबाद को टिकट दे दिया, कुछ दिन पहले पार्टी में आए थे। मंजू चौधरी को टिकट दे दिया गया, कितने दिन पहले पार्टी में आई थी सर वो? क्या ये टिकट बंटवारे में जो सामंजस्य होना चाहिए था, कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था या जो जगह मिलनी चाहिए थी, उनके जगह किसी और को दे दी जाती है, इस वजह से क्या ये होता नहीं है? कई बार परिस्थितियां होती हैं, आपको विनिंग कैंडिडेट अगर चाहिए तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, दूसरी पार्टी से कोई अच्छे लोग भी लेने पड़ते हैं। आज तो ऐसे लोग भी गए, ये बलबीर सैनी पर के गए जिन्होंने कल को लोकसभा का चुनाव लड़ा, आज एमएलए का नहीं लड़ाया तो चले गए। ये लोग जो पवार साहब का आपने नाम लिया, ठीक है, हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे, परंतु एक बार तो किसी दूसरे को वोट दे के देखते। जिन लोगों की आपने 5-5 बार वोट ली है, और एक कार्यकर्ता उन्हीं में से खड़ा हुआ है, उसको एक बार तो वोट दे के देख लेते आप, फिर मानते कि तुम पार्टी हो। तो अपनी टिकट कटी या पहले छोड़ जाते, टिकट कटी और छोड़ गए, ये उनका अपना स्वार्थ है। अरोड़ा साहब, लेकिन जब जिक्र आता है कुलबीर बेनीवाल का, मंजू चौधरी का, राकेश दौलताबाद का, हमने जिक्र किया है कि विनिबिलिटी देखी जाती है, जीतने की संभावना देखी जाती है, तो फिर वही सवाल आपसे भी पूछे जाने चाहिए थे जो लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी से पूछे गए थे। क्या बीजेपी तो यही जवाब देती थी? बीजेपी के तो हमने तो 62 टिकटें बांटी,
62 में आपने 2-3 नाम गिनवाए हो सकते हैं, परंतु उन्होंने तो 8 बांटी थी, 8 में से 5 दे दिए। आज बीजेपी की ये हालत हो रही है कि क्या ये जैसे नहीं आज उनकी हालत देखो ना, आज उनको 90 उम्मीदवार ढूंढने पड़ रहे हैं। जिन जिन की टिकटें काट रहे हैं उनको फोन करते हैं कि आज हम दे देंगे, हमारी टिकट ले जाओ। ये कोई नहीं, पार्टी नहीं रह गई। आप अब तो संख्या की तुलना खालिस्तान क्यों है कर रहे हैं? आप संख्या की तुलना क्यों कर रहे हैं कि भी उन्होंने 5 को दी थी, हमने 3 को दी? लेकिन आप उन दलीलों की तुलना कीजिए ना, जब धर्मवीर सिंह को एक दिन पहले पार्टी में शामिल करवाया गया, अगले दिन टिकट दे दी गई, उस वक्त आप अपने सवाल याद कीजिएगा। आपने ऐसा ही फिर कुलबीर बेनीवाल एक दिन पहले पार्टी में शामिल हुए, अगले दिन आपने टिकट दे दी। मैंने आपको बताया कि हमने 62 में से केवल 3-4 लोग जिनका नाम ले रहे हो, उनने 8 में से 5, उनके पास तो है नहीं। हमारे पास तो कार्यकर्ताओं की एक फौज है, परंतु फिर भी कई बार कार्यकर्ता को उनमें भी दे देते सर। आपके आदमपुर में कार्यकर्ता होंगे सर? कार्यकर्ताओं को दी अभी टिकट नहीं। कुलबीर बेनीवाल आपके कार्यकर्ता? आप कुलबीर बेनीवाल कब से आपके कार्यकर्ता थे सर? अगर नाम ऐसे हैं जिनको पार्टी ने अच्छा समझा कि ये जीत सकते हैं, उनको दिए, बाकी सारी टिकटें कार्यकर्ताओं के पास। घोषणा पत्र आपके जो पार्टी का जारी हुआ, तो उसमें आपको क्या चीज़ लगा कि शायद कुछ चीज़ मिस कर गए हों आप? कुछ ऐसी बात अनुभव हुई जिसे बाद में आप जोड़ना चाहें? देखिए, हमारी पार्टी ने एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई थी, जिसमें रिटायर्ड डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक थे, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बीडी डालिया थे, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आरएस चौधरी थे। इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में हर वर्ग से घूम घूम के पूछा, जो लोगों की दिक्कतें थी, जैसे कर्जे का बोझ बढ़ रहा है किसान के ऊपर, क्योंकि उसका लागत मूल्य बढ़ रहा है, उसको फसल का रेट नहीं मिलता। हमने 2 लाख के सबके किसान के, गरीब के, मजदूर के कर्जे माफ़ कर दिए। स्कूटी का जिक्र आया, स्टूडेंट चुनाव का जिक्र आया, व्यापारी को 5% वैट में सर्विस चार्ज वापस करने का जिक्र आया। हर एक से पूछा। अगर फिर भी कोई छूट रह गया है, तो जिस दिन हमने घोषणा पत्र जारी करा था, हमने उस दिन कहा था कि अगर समाज के किसी वर्ग से कोई ऐसा सुझाव आएगा तो उसमें हम ऐड करते हैं। सर, घोषणा पत्र से ही जुड़ा हुआ सवाल है। आज की तारीख में एक बड़ा मुद्दा है, ये कांग्रेस के भीतर से भी उठ रहा है और कांग्रेस से जो बाहर चले गए हैं वो लोग भी उठा रहे हैं। इंटरव्यू सिस्टम को ख़त्म किया जाए। एक बड़ी जड़ है जो आरोप आप लोग भी लगाते हैं कि इससे भेदभाव होता है, इससे धांधलियाँ होती हैं। आपने अपने घोषणा पत्र में जगह क्यों नहीं दी है, जबकि आप तो एक बड़ी खता खा चुके हैं इस तरीके के मामले में? देखिए, ये वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इंटरव्यू ख़त्म होना चाहिए, जिन्होंने 9.5 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के, और मैं तो यूँ कहूँगा सुपर सीएम रहकर, इस प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। एक ही क्षेत्र के लोगों को नौकरियां दी हैं। लोग, इतने लोगों का, युवाओं का गल काटने का काम किया है। आपने हमारी बात कही कि आप इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारे जो 3206 लोग हैं ना, अगर आप उसमें लिस्ट उठा के देखोगे तो हरियाणा प्रदेश के हर ज़िले के लोगों को नौकरियां मिली है। हमारा सिस्टम लोगों को मेरिट पे नौकरियां देना है, और उसके लिए अगर कोई सिस्टम ऐसा बनेगा कि जिसमें हमने संविधान में संशोधन भी करना पड़ा, तो हम उसको भी देंगे। हम वचनबद्ध हैं हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरिट के हिसाब से जहाँ नौकरियाँ देंगे। और हमने अपने घोषणा पत्र में जो आपका ये सिस्टम है पेपर का, इसको ऑनलाइन कराया है। 2004 में आपने ग्राम विकास सहायक भर्ती किए थे 2,500 के करीब। इस सरकार ने आते ही 2005 में, आपके याद होगा, पहले 1 रुपया वेतन किया, फिर उन्हें निकाल दिया। आपने कभी उसे 2005 के मैनिफेस्टो में मुद्दा नहीं बनाया। आपने 9 में नहीं बनाया उसे मुद्दा। आपने केवल 2500 की बात करी। 6,000 सुरक्षा साथी थे, इन्होंने 3500 औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान थे। 25,000 युवाओं को नौकरी से हटाया है। 25,000 हमने, हमारे चौटाला साहब की सोच ये थी कि गांव का युवक, गांव में रह के एक पढ़ा लिखा युवक पंचायत के सिस्टम को ठीक ढंग से देखे, इसलिए पंचायत सहायक लगाए थे। हमने फॉरेस्ट गार्ड लगाए थे ताकि हरियाली बने, पर्यावरण बच सके। हमने इस प्रकार सुरक्षा गार्ड लगाए थे ताकि गांव में जो सिस्टम है, कोई क्राइम बढ़ रहा है, कोई बच्चे बढ़ रहे हैं, तो उनका सिस्टम, परंतु उन्होंने सारा सिस्टम खत्म कर दिया। हमारी सरकार आएगी, हम फिर से सुरक्षा गार्ड भी लगाएंगे, फॉरेस्ट गार्ड भी लगाएंगे, पंचायत सचिव भी लगाएंगे, सिस्टम को चलाएंगे। क्या उन आदमियों को बहाल किया जाएगा जिन्हें सरकार ने निकाला है, या नए तरीके से भर्ती होगी उनकी? देखिए, ये कानूनी रूप से इसको देखना पड़ेगा। अरोड़ा साहब, इनेलो मतलब चौटाला परिवार ही हमेशा से ही क्यों? इनेलो पार्टी मैंने
लोकदल की पार्टी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारी पार्टी के सुप्रीमो में, हाँ जी, और उनकी पार्टी उन्हीं के देखरेख में आज भी चल रही है। मतलब आप मान के चलते हैं कि इनेलो मतलब चौटाला परिवार, इनेलो मतलब अशोक अरोड़ा क्यों नहीं मानते आप? मैं भी तो पार्टी प्रेसिडेंट हूँ। ये इसलिए नहीं मानते मैंने सर? कहा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो चौधरी ओम प्रकाश। नहीं, ये इसलिए नहीं मानते आज सर। इनेलो छोटे से छोटे गरीब हरिजन की भी पार्टी है, इनेलो बैकवर्ड की पार्टी है। अगर आप आस्था रखते हैं, आपकी पार्टी भी इनेलो है, मेरी पार्टी भी इनेलो है, परंतु नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। नहीं, इसलिए नहीं मानते सर, क्योंकि जो चेहरे होते हैं जिनको आगे रखा जाता है, 5-6 चेहरे दिखाए जाते हैं। इनेलो के आप एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, स्वर्गीय देवीलाल जी का पोस्टर होगा, एक साइड में चौटाला साहब का, बड़े चौटाला साहब का फोटो होगा, फिर उसके बाद अजय सिंह चौटाला का फोटो होगा, अभय सिंह चौटाला का फोटो होगा, इस साइड में फिर दिग्विजय चौटाला हो जाएंगे, दुष्यंत चौटाला हो जाएंगे, बीच में एक अशोक अरोड़ा होंगे। 6-7 फोटो में एक फोटो अशोक अरोड़ा का होना क्यों ना कहें फिर कि इनेलो का मतलब जो चौटाला परिवार ही है, चेहरे हमेशा से ही वो ही लोग रहे हैं। अजय सिंह मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहेगा, एमएलए नहीं रहेगा, एक परिवार के ये जो वर्कर जो होते हैं, और भी तो रहे मेरी हैं बात सर इनेलो में। ये वर्कर जो पोस्टर छपाते हैं, जो होल्डिंग लगाते हैं, जिस वर्कर की किसके प्रति आस्था है वो उसका फोटो लगता है। मेरी बात सुन, जी, जो पार्टी की तरफ से हमारा लगता है, चौधरी देवीलाल का लगता है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। आप देख लो सड़कों पे होल्डिंग चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के होंगे। जो हमारा कार्यकर्ता की आस्था अजय सिंह में क्यों नहीं लगाएगा? कार्यकर्ता की आस्था अभय सिंह में, कार्यकर्ता की आस्था अशोक अरोड़ा में लगाते हैं। कार्यकर्ता तो अपने और नेता की परशामी जी की भी लगाते हैं, जसविंदर जी की भी लगती है फोटो, जहाँ लोकल कार्यकर्ता हैं बांगड़ जी की भी लगती है, जहाँ जहाँ भी जिसकी आस्था किसी के प्रति है वो लगाते हैं। अरोड़ा साहब, ये सवाल इसलिए भी, और आपसे अक्सर पूछा भी जाता होगा ये सवाल, कि अशोक अरोड़ा को तो बस चेहरा बनाया हुआ है। अरोड़ा साहब प्रदेश अध्यक्ष होने के तौर पर फैसला क्या लेते हैं, शक्तियाँ क्या हैं इनके पास? इन्हें तो चौटाला परिवार के कहने पे तमाम काम आम कार्यकर्ता की तरह करने पड़ते हैं। अशोक अरोड़ा पार्टी का आम कार्यकर्ता है, करने नहीं पड़ते, करता हूँ। परंतु जहाँ तक पार्टी के प्रेसिडेंट की बात है, जो प्रेसिडेंट के अधिकार हैं वो अशोक अरोड़ा को चौटाला साहब ने दिए हुए हैं। पार्टी के संगठन के लिए जो भी जिम्मेवारी है वो सारी की सारी मैं खुद निभाता हूँ, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। जी, जिस तरीके से कोई अपना फैसला बताइए कि कार्यकर्ताओं को मेरा ये फैसला था, ये बूथ इकाई के एजेंट मेरा फैसला था, और 3.25 लाख बूथ इकाई के एजेंट मैंने बनाए। अरोड़ा साहब, अमित शाह हरियाणा में आते हैं तो ये कहते हैं कि कांग्रेस जब आती है तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। आपसे इनेलो की बात करना चाहते हैं, जब चौटाला साहब आते हैं तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार के दौरान यही कह के लोगों को डरा रही है कि अगर इनेलो आ जाएगी तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। भ्रष्टाचार का शायद कम जिक्र होता हो, गुंडागर्दी का ज्यादा होता मुझे बहुत है। ये दुख क्यों है। आरोप लगते हैं आप लोगों? मुझे दुख है कि जो पार्टी देश की सत्ता में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बचपन की बात करता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि किसी ने उनको लिख के दे दिया और वो उन्होंने पढ़ दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश के नेता हैं ना, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पैरोल पे हैं। इन्होंने कभी वो नहीं किया। विधानसभा की कार्रवाई आप देखते होंगे, अनिल विज को छोड़ के बाकी तीनों एमएलए मुख्यमंत्री के गीत गाते थे, क्योंकि इनको सीएलयू लेने होते थे, इनको काम करने होते थे। परंतु मैं जो बात आपने कही, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार 1987 से 91 तक थी, जब भी भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी थी। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार सन 2000 से 2005 तक थी, जब भी भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी थी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल का के राज में गुंडा राज बड़ा होता तो पिछली तो बात छोड़ दीजिए, 2009 में बीजेपी हमारे साथ समझौता क्यों करती? ये लोग, इनका बड़ा बचपन वाला बयान है और उनको लिख के दे दिया, उन्होंने पढ़ दिया। नहीं तो इनके लिए तो हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का प्रदेश है। आज जो ये बात करते हैं गुंडा राज आता है, ये तो आंकड़े हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब सरकार थी और अब की सरकार की, हर क्राइम में 200% की बढ़ोतरी हुई है। 200% इंक्रीज एवरी क्राइम। आप बलात्कार में ले लीजिए, आप मर्डर में ले लीजिए, डकैती में ले लीजिए, चोरी में ले लीजिए, अपहरण में ले लीजिए, सेंधमारी में ले लीजिए। आज तो ऐसी हालत हो गई है कि कोई बहन अपना कन्यादान, अपना गले में मंगलसूत्र पा के जा रही हो, पता नहीं कोई मंगलसूत्र भी खींच के ले जाते हैं। तो ये उनका बयान बहुत गलत है, उनको सोच समझ के
इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को बयान देना चाहिए। जी, वो चलिए बीजेपी की बात हुई, अमित शाह की बात हुई। कांग्रेस तो भी यही कह के डरा रही है। कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि इनेलो की सरकार आएगी तो फिर से गुंडा राज आ जाएगा। जो लोग खत्म हो चुके हैं, क्या क्या जिक्र करते हो। कांग्रेस के 87 में 5 आए थे। उस समय लोग ये कहते थे कि 4 मरी हुई कांग्रेस के कांधिए और एक रोने वाली आई है। ये भी कहा तो ना रोने वाला आंदा ना कांधी आंदा कोई। आपसे सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आपका खुद का बयान भी बड़ा चर्चा में रहा था, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रचार किया कि 10 तारीख को आप ऐनक का बटन दबाइए, 16 तारीख को नतीजे आएंगे, 17 तारीख को चौटाला साहब बाहर आ जाएंगे, इस तरीके का प्रचार करके आपने चुनाव लड़ा। उसका नतीजा आपने देख लिया, 2 ही सीटें आई हैं। और अब विधानसभा चुनाव में चौटाला साहब फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल योग्यता वो नहीं रखते चुनाव लड़ने की, लेकिन सीएम का चेहरा आपने उन्हें बनाया हुआ है। क्या आप लोगों ने सबक नहीं लिया है लोकसभा चुनाव के नतीजों से कि ये चीज़ चली नहीं लोकसभा चुनाव के दौरान? आपको किसने कह दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे? ये नतीजों ने कह दिया सर। 10 में से 2 सीटें। देखो तो 25%, 24.6% वोट इंडियन नेशनल लोकदल ने दिया। पिछले लोकसभा चुनाव से 9.5% इंक्रीज किया। हमारा कोई प्रदर्शन माड़ा नहीं रहा। जहाँ तक बात है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, हमें न्यायालय पे और प्रभु पे पूरा भरोसा है कि वो निश्चित रूप से चुनाव से पहले बरी होकर इस प्रदेश की जनता के बीच में आएंगे। जी नहीं, लेकिन आपने जो बयान दिया था उसका क्या मतलब? आप तो तारीख बता रहे थे कि आप ये कीजिए, 10 तारीख को वोट डालिए, 16 को नतीजे आएंगे, 17 को चौटाला साहब बाहर आएंगे। कितने महीने हो गए चौटाला साहब तो नहीं बाहर आए। चौटाला साहब के पक्ष में हम ये बात इसलिए कह रहे थे कि उनकी हियरिंग चल रही थी। हियरिंग चल रही थी, हमें विश्वास है न्यायालय पे बाहर आएंगे। हम आज भी कहते हैं बाहर आएंगे। नहीं, हियरिंग तो अभी भी चल रही है। अब भी कह रहा हूं। तारीख बताइए फिर। अब भी मैं कह रहा था बयान अभी भी बताइए वो अब तो फैसला सुरक्षित है, कैसे मैं तारीख बता सकता हूँ? तो पहले तो फैसला के आसपास भी नहीं थी बात। हमें अपने कार्यकर्ताओं को हम बता रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं को हम कह रहे थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जल्द बाहर आएंगे। तारीख बता रहे थे सर। तारीख भी निकल गई होगी कभी। हाँ, ये मानिए ना आप इस हो बात जाता को। है कभी। जी सर, इसी से ही जुड़ा हुआ आपसे सवाल है कि देखिए, आप ए प्लान, बी प्लान, ये तमाम चीज़ें आप तो हमसे ज़्यादा सोचते होंगे कि अगर चौटाला साहब जो नतीजे आप सोच रहे हैं या जो फैसला आप सोच रहे हैं वो नहीं आता है, आपके दिमाग में दूसरा प्लान है? कुछ सोचते हैं, कभी नेगेटिव नहीं सोचते। आपका कोई प्लान है? नहीं उसके उसकी तरह जब कोई आदमी पॉजिटिव सोचता है तो ए और बी प्लान सी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बीजेपी के नेता भी कहते रहे हैं सीएलयू को लेकर हरियाणा में बहुत तरह की बातें हुई हैं। रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी जुड़ा है और कांग्रेस के बहुत से नेताओं का नाम जुड़ा है, परंतु आज तक ये सिर्फ बात कहने में ही नेताओं ने कोई आज तक ये प्रूफ आप लोगों के पास या किसी दूसरे दल के पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं कि इस सीएलयू के खेल में कितना घपला हुआ है? अगर लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़ी है तो हमने तो लड़ी, और तो किसी पार्टी ने लड़ी नहीं। ठोस सबूत, इससे बड़ा ठोस सबूत क्या होगा कि एक कंपनी का लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है और कंपनी रॉबर्ट वडेरा को बेच देती है और उसको लाइसेंस दे के रातों रात वो फिर उसको डेवलप करने की बजाय लाइसेंस ही बेच देता है। कि आप लोगों ने तो सीडी भी पेश किया सीएलयू मामले में, इस तरीके के मामलों में। 10 तो रॉबर्ट वडेरा की बात कर रहे हैं। हमने तो पैसे लेते 10 आदमी दिखाए हैं जो सरे हम पैसे लेते नजर आ रहे। सर एसवाईएल पानी की बात की जाए तो एसवाईएल का पानी अभी तक नहीं आया। हर बार चुनावी मुद्दा बनता था, आपकी सरकार भी रही और पंजाब में बादल सरकार भी रही, फिर भी पानी नहीं आया और अब भी पानी की बात की जा रही है। हर बार चुनावी मुद्दा बनता। देखिए, हर स्टेट का अपना एक इशू होता है। हमारे लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए एसवाईएल जीवन रेखा है, परंतु क्या है कि इसके अंदर अभी तक ये मामला कोर्ट में था। हमारी जब सरकार थी, चौटाला साहब ने पैरवाई करी उसकी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया कि हम ये सरकार जो है केंद्र की सरकार नहर को बनाए। परंतु उसी समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक ऐसा बिल पास कर दिया कि हम सारे नदी जल समझौते रद्द करते हैं और उसकी वजह से डिले हुआ। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु और केरला के बारे में एक फैसला है कि किसी भी स्टेट को जब इंटरस्टेट आपस में समझौते होते हैं, किसी विधानसभा को ये अधिकार नहीं है कि वो आके उसको रद्द करे। अब ये कोई इशू नहीं, ना कोई केस रह गया है। अब तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि उस नहर को बनाए। आप लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल, हमारे लिए तो जीवन रेखा है। कैसे बनवाइए। कैसे? कि अब तो कोई केस ही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे सरकार बनाओ,
इसको नहर को बनाए, अब कोई इश्यू ही नहीं है। ये तो अभी जो सरकार है वो भी कह रही है। कहाँ कह रही आप है? अलग तरीके से कह रहे हैं। कौन सी सरकार ने कहा है? राष्ट्रपति से भी मिला है आपको, एक दल भी बनाया गया था नहीं, कौन सी- विधायकों का, किसने बनाया? विधायकों का दल। अभी जो बहस भी हुई है सर किसने करवाई विधानसभा थी? में, आप लोग मौजूद थे किसने सर। करवाई थी आपको पता हाँ है? बिल्कुल सर। ये बिल लाए थे अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, हाँ जी। तो मैंने खुद उस पे बोलते हुए ये कहा था कि अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लाके सिखों को मत लड़ाओ। अगर बिल ही लाना है हरियाणा विधानसभा में तो लाओ SYL का, लाओ अलग हाई कोर्ट का, लगाओ चंडीगढ़ का। ये बात मैंने उठाई थी, उसके बाद ये बिल लेकर आए थे और उसमें भी इन्होंने राजनीति कर ली कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मिलेगी। अभी तुम एक शिष्टमंडल स्पीकर की अध्यक्षता में जाओ। ये सिर्फ श्रेय लेना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। HSGPC का आपने जिक्र किया, क्या गुरेज है सर HSGPC अगर बन जाए तो? अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग अलग राज्यों में बनी है, हरियाणा की भी बन जाए तो क्या सरकार दिक्कत को है? क्या अधिकार है किसी के मामलों में दखल अंदाजी कर? क्यों नहीं? एक बात बताइए, अलग अगर कमेटी बनानी है तो कौन बनाएगा सर? बताइए। कौन बनाएंगे? वो आपस में बैठ के बनाएंगे। नहीं, कानून बनाना पड़ेगा ना कानून- उसके लिए सर। मेरी बात सुनो, कानून तो सरकार बनाएगी। आपको बताना चाहता हूँ कि अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो मांग कर रहे थे, हाँ जी, इन्होंने उनको 10 साल बहका के वोट ली, ठीक है सर। और जब इनके 10 साल तक ये उसको नहीं बना पाए, वो हमारे पास आए। सरदार जगदीश सिंह ढिंडा आए, हाँ जी, उन्होंने सरदार जोगा सिंह आए, कहने लगे ये हमारा फैसला करवाओ, हमारी कमेटी सब कमेटी बना दो। सब कमेटी के लिए वो मान गए। और जब इन्होंने देखा कि ये तो फैसला होने लग रहा है और चुनाव में इनकी हालत बुरी होगी, फिर दोबारा लड़ाने का काम कर दिया। अरे वो गुरुद्वारे जहाँ हर नागरिक का सर अपने आप झुक जाता है, उनको आज कोर्टों में धकेलने का इन्होंने काम कर दिया। ये सिर्फ वोट के लिए कर। इस रास्ता क्या हो सकता है आप रास्ते बताइए सर, कैसे? अलग एक सब कमेटी बन जाए। 11 चुने हुए मेंबर हैं हरियाणा प्रदेश के, 11 SGPC के मेंबर चुने हैं, इनकी अध्यक्षता में एक सब कमेटी बन जाए। देख रहेगा वो, सिख एक रहे, कौम एक रहे, क्यों बांटते उनको? जी, आखिरी सवाल सर, बड़ा चर्चा हो रही है हरियाणा मॉडल बनाम गुजरात मॉडल। इस बहस में इनेलो कहाँ खड़ी है और किस तरीके से देखते? देखिए हरियाणा में जो भी आज है, अच्छा है बुरा है, उसमें कहीं ना कहीं इनेलो का भी योगदान है, सरकार इनेलो की भी रही है। अगर तुलना होती है गुजरात मॉडल की और हरियाणा मॉडल की, गुजरात की और हरियाणा के विकास की, तो कहाँ पाते हैं आप गुजरात को और हरियाणा को? हरियाणा मॉडल और गुजरात मॉडल की तुलना क्यों करते हो? तुलना ये करो ना कि हरियाणा मॉडल जो आज चल रहा है ये किसका बनाया हुआ था। आज मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने पेंशन 1000 कर दी, गुलाबी नोट दे दिया। अगर नीलना चौधरी देवीलाल ने देता गुलाबी बनता क्या? आज कन्यादान की बात करते हैं, मैंने बढ़ा दी। अगर हमने इसकी शुरुआत ना की होती बनती क्या? आज ये कहता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी, तो क्या पहले किसने बढ़ाई थी? चलो ये तो अच्छी बात है, अगर आप लोग कुछ अच्छी बातों को आगे लेके जा रहे हैं तो उसके लिए तो आपको भी तारीफ करनी चाहिए। आप भी इनकी कुछ योजनाओं को और आगे बढ़ाने की घोषणा अपने घोषणा पत्र में की है। सिर्फ एक चीज हुई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, गुजरात के मॉडल की बात करूं, हरियाणा की मैं उसमें नहीं पढ़ता, परंतु हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हरियाणा में क्राइम बढ़ा है, हरियाणा में भ्रष्टाचार बढ़ा है, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। तो इन चीज़ों को, जो हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ा है, आज जो कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर 38 साल में 23,000 करोड़ था, इस 9 साल में 90,000 हो गया। यानी कि 67,000 करोड़ रुपये, 7,000 करोड़ रुपये पर ईयर के हिसाब से कर्जा बढ़ा। और जब पहली सरकारें थी उनका 400 करोड़ रुपये पर हिसाब से बढ़ा। तो एक मॉडल का कैसे जिक्र कर लें? आज कर्जा लिए जा रहे हैं और सारा एक ही जगह लगाए जा रहे हैं, कैसा मॉडल है ये? अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एवन पंचायत में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। आप तमाम पंचों का भी बहुत बहुत शुक्रिया एवन पंचायत में आने के लिए, वक्त देने के लिए। तो आज एवन पंचायत में इतना ही, इजाज़त दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए एवन तहलका हरियाणा। नमस्कार।